गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों के मैसेजेस थे मेरे पास में लगातार कि सर कंपनी ऑडिट का क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन आप लोग कब करवाने वाले हो। तो बिल्कुल चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी ऑडिट के क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन के ऊपर, जो आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी इस टॉपिक के लिए। तो इसको कई सारे सेगमेंट्स में अपन करेंगे, कुछ सेक्शन वाइज इसको ब्रेक करके करेंगे, छोटी छोटी सी वीडियोस, ताकि आप कभी भी अपने फ्री टाइम के अंदर इनको देख करके अच्छे से चीजों को रिवाइज कर सकें। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये पूरा जो टॉपिक है आपका, ये सीए इंटरमीडिएट लॉ में भी काम आएगा, जो लोग फर्स्ट ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, और एज वेल एज जो लोग सेकंड ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए भी कंपनी ऑडिट जो है वो टॉपिक एज इट इज आपके काम आने वाला है। तो दोनों ही स्ट्रीम के लिए बहुत यूजफुल चीज रहेगी ये। और सीधा सीधा सा बात हम लोग शुरू कर देते हैं अभी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ दो सेक्शन के क्वेश्चंस के ऊपर। एक सेक्शन हमारा रहेगा 139, दूसरा हमारा 140। आप लोग जानते हो कि 139 से लगा करके 148 तक के सेक्शंस हम लोगों के कोर्स में हैं कंपनी ऑडिट में, बराबर। आज हम लोग अपने इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर दो सेक्शंस के ऊपर बात को खत्म करेंगे। 139 को कवर करेंगे जो कनेक्टेड है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, आदर गवर्नमेंट कंपनी एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सेम उसी तरह से 140 जो है वो ऑडिटर के रिमूवल से कनेक्टेड रहेगा, कि किस तरह से ऑडिटर जो है वो जाने वाला है, कैसे कंपनी छोड़ करके किन किन चीजों से जाएगा, उन सारे पार्ट के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सारा हमारा हमेशा की तरह से क्वेश्चन बेस्ड रिविजन है। टोटल 9 चैप्टर्स पे हम लोग अब तक बात कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था 9th वाले चैप्टर का, जिसका मैंने कहा था कि एक पूरा रिवीजन वीडियो भी मैंने डाल रखा है, वो भी आप लोगों को जरूर देख लेना चाहिए। चलिए जी, तो फटाफट बात शुरू कर दें। नाउ अभी हमारे पास में है 139 का क्वेश्चन। फर्स्ट आप लोग वहां से देख रहे हो, एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ आईसीआई प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर एक्स वाज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर। He however resigned after 3 months since he wanted to give up practice and join industry। आप लोग देखना चाह रहे हैं, सीधा सा है कि एक्स अपॉइंट हुआ एज ऑडिटर और अपॉइंट होने के 3 महीना बाद ही वो अपनी प्रैक्टिस को छोड़ रहे हैं और ज्वाइन करना चाह रहे हैं कहीं पर इंडस्ट्री में, यानी एज अ जॉब कहीं पे जाना चाह रहे हैं। स्टेट हाउ द न्यू ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय आईसी प्राइवेट लिमिटेड एंड द कंडीशंस टू बी कंप्लाइड फॉर। तो अब हम लोग जानते हैं सब लोग कि ऑडिटर की रिक्वायरमेंट में है कि प्रैक्टिसिंग चार्टेड होना चाहिए, और जब ये बंदा प्रैक्टिसिंग चार्टेड नहीं रहेगा मतलब हमारा ऑडिटर रहने वाला नहीं है। और जब ये जाएगा तो इसकी जगह पे दूसरा पर्सन आएगा। सेक्शन नंबर 139(8) कैजुअल वैकेंसी यहां पे काम करती है। आइए आंसर देख लेते हैं क्या लिखा गया है। सेक्शन 139(8) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कॉज ड्यू टू कैजुअल वैकेंसी। तो दो चीजें यहां पे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। 139(8) हो गया जिसका कनेक्शन कैजुअल वैकेंसी से है। मैं मान के चल रहा हूं कि सेक्शंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो बहुत इजीली आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। A casual vacancy normally arise when an auditor cease to act as such after he has been validly appointment। ठीक है, appointed। Death से, disqualification से, resignation से, this is a matter of resignation। This section provide that a casual vacancy अगर होती है shall be filled by। सबको पता होना चाहिए कि कैजुअल वैकेंसी का फिलिंग जो है, उसको भरने का काम जो है वो बीओडीज करेंगे 30 डेज के अंदर अंदर। हाँ, अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन से हो रही है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है, अगर रेजिग्नेशन से हो रही है तो अपॉइंटमेंट के बाद में 3 मंथ्स में अपने को क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुला के उसमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। In case of casual vacancy has been created by the resignation of the auditor, the board cannot fill that casual vacancy itself। Such appointment shall also be approved by the company at a general meeting। बराबर, जनरल मीटिंग बुला के उसमें आपको अप्रूव करना पड़ेगा, और वो बुलानी पड़ेगी रिकमेंडेशन से 3 मंथ्स के अंदर अंदर। और ये जो बंदा अपॉइंट होगा ये नेक्स्ट एजीएम तक काम करने वाला है, ये चीज भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोविजन दे दिया भाई। आप इसको पढ़ ऑडिट में रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में लॉ का कंसेप्ट है, तो सबसे पहले यू हैव टू राइट प्रोविजन। तो आपने प्रोविजन सेक्शन समझा दिया। In the instant case, Mr. X had been validly appointed and thereafter he had resigned। Consequently, कैजुअल वैकेंसी हुई है और वो हुई है रेजिग्नेशन की वजह से। तो दो काम करने पड़ेंगे। रेजिग्नेशन से 30 डेज में बीओडी जो है वो अपॉइंट कर देंगे,
कैजुअल वैकेंसी फिल कर देंगे और वहां से अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 मंथ्स के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स का एक मीटिंग बुला करके अप्रूवल लेना पड़ेगा और ये पर्सन नेक्स्ट एजीएम तक काम करने वाला है। सीधी सीधा सा अपना प्रोविजन हो गया, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। बराबर सिंपल है 139(8) पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, कुछ चीजों पे आपको कमेंट करने को कहा गया है। ड्यू टू द रेजिग्नेशन of the existing auditor, the board of director of X Limited appointed Mr. Hari as the auditor. क्या is the appointment of Hari as auditor valid? तो अभी अभी हमने 139(8) पर क्वेश्चन कर लिया है, प्रोविजन सेम टू सेम रहेगा। हम मिस्टर हरी का अपॉइंटमेंट तब वैलिड हो सकता है अगर विद इन 3 मंथ्स शेयर होल्डर्स की इस पर ले ली गई है अप्रूवल। बराबर आप जानते हैं अभी अपन ने सेक्शन कर ही लिया था, तो सेक्शन तो वही है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। अच्छा एक और चीज है, ये दोनों बातों में इन्होंने आंसर लिख दिए हैं। ये जो अपन प्रोविजन पढ़ रहे थे अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का है। गवर्नमेंट कंपनी में सीधा सीधा अगर कैजुअल वैकेंसी हो रही है तो सीएनएजी जो है, आप लोग यहां से देख सकते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया, वो अपॉइंट करने वाला है और वो अपॉइंट विद इन 30 डेज अपॉइंट कर देंगे। बराबर किसी वजह से अगर सीएनएजी नहीं कर पाए तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे। अगर कंपनी कैसी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। बराबर अब इस केस में हमको कुछ बोल नहीं रखा है तो हम प्रेजम्पशन अपने हिसाब से ले सकते हैं। इन द गिवन केस एक्स लिमिटेड ने हरी को अपॉइंट किया है, रेजिग्नेशन है और बिल्कुल करेक्ट है। बस करना ये पड़ेगा कि आपको 3 मंथ्स के अंदर अप्रूवल ले लेनी चाहिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला करके, इतना अपने को आंसर के अंदर वहां पे लिखना है। बराबर तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन 139(8) कैजुअल वैकेंसी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी वाज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर क्या हो गया, फर्स्ट ऑडिटर बीओडीज ने अपॉइंट कर दिया। अब रूल के हिसाब से आप लोग जानते हो फर्स्ट ऑडिटर जो है उसको अपॉइंट करने का काम क्या बीओडीज के पास में है क्या, वो भी कंपनी कैसी हो, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी हो तो क्या कहते हो, बीओडीज करेगा। सेक्शन 139(6) ऑफ कंपनीज एक्ट लेज डाउन दैट फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर ऑफ कंपनी अदर देन ए गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड इन 30 डेज। ये अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है। बराबर वो नहीं कर पाए तो फिर मेंबर्स के पास जाएगा, 90 डेज वाला कंसेप्ट है। However, in case of government company, the appointment of first auditor is governed by the provision of section 139(7). अब किसी ने कहा सर जब बोल ही दिया है गवर्नमेंट कंपनी तो हम क्यों अदर देन गवर्नमेंट कंपनी को समझा रहे हैं, नहीं समझाएंगे तो चलेगा, है ना। आप सीधा सीधा सा 139(7) को अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, जो बात करती है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉइंट करने वाले हैं फर्स्ट ऑडिटर। ये नहीं कर पाए तो फिर अगले 30 डेज के अंदर मैटर बीओडीज पे जाएगा, वो नहीं कर पाए तो वापस 60 डेज के अंदर शेयर होल्डर्स के पास में जाएगा। लेकिन डायरेक्टली जो आपने यहां पे बोल दिया है सीधा सीधा सा एकदम डायरेक्ट की बीओडीज ने अपॉइंट कर दिया, तो वो चीज वैलिड नहीं होगी। Hence, in the case of health and wealth, being a government company, the first auditor shall be appointed by the CNAG. Thus, the appointment of first auditor made by the board of director. Health and wealth is nil and void. ये अपन लोगों को ध्यान में आंसर में रखना ही चाहिए। बराबर ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं आ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो 139(1) की बात यहाँ पे कर रहा है। चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि ये चीज क्या कह रही है। No annual general meeting was held for the year ended 31st March 15 in XYZ Limited. Neenu is the auditor for the previous 3 years. Whether she is continuing to hold office for the current year or not, बिल्कुल करने वाली है। और वैसे भी अगर कंपनी ऐसी है जहां पे 5 इयर्स के लिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया है, बराबर वैसे भी अब जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में वो 5 ईयर के लिए होता है। बराबर तो 5 ईयर के लिए हमारा अपॉइंटमेंट है आफ्टर 3 ईयर। अच्छा अब रेटिफिकेशन की भी जरूरत नहीं रहती है, ये भी आप जानते हो अच्छी तरह से। तो सीधा सीधा सा है 139 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एजीएम अपॉइंट एन इंडिविजुअल और ए फर्म एज एन ऑडिटर हु शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम। सब जानते हो आप ये, और देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट 6 मीटिंग। इस तरह से हमारा काम चलता जाएगा। लेकिन अब अपने को ध्यान में रखना है ये प्रोविजन जो यहाँ है, बट इन दिस केस रिगार्ड टू बी नोटेड दैट कंपनी शैल प्लेस द मैटर फॉर रेटिफिकेशन, ये अभी हो चुका है बिल्कुल कट। नाउ टाइम सेक्शन हटा दिया गया है रेटिफिकेशन वाला,
तो सीधा सीधा से बात कर लेते हैं. इन केस एजीएम इज नॉट हेल्ड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब, द ऑडिटर विल कंटिन्यू इन ऑफिस टिल द एनुअल जनरल मीटिंग इज एक्चुअली हेल्ड और कंडक्टेड. बराबर. तो देर आफ्टर नीनू शेल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम. सीधा सीधा सा है, थर्ड एजीएम 3 साल हो चुके हैं. अगर फोर्थ एजीएम टाइमली नहीं भी अपॉइंट हुई है तो भी आप अगली जब भी एजीएम होती है वहां तक कंटिन्यू करेंगे. सीधा सीधा लॉ का प्रोविजन है, क्योंकि सब जगह जो लिखा हुआ रहता है टिल द कंक्लूजन. बराबर. तो टिल द कंक्लूजन तक ऑफ 6th एजीएम तो इनको कंटिन्यू करना ही है, कोई टेंशन अपनी है ही नहीं. सीधा सीधा सा आंसर है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. चलिए जी नेक्स्ट पे आ गए. Managing Director of PQR Limited himself wants to appoint Sri Ganapati as a practicing chartered accountant as first auditor of the company. देखिए कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अदर देन गवर्नमेंट कंपनी अपन मेनली लेके चलते हैं जब तक आपको क्लियर गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन नहीं बोल दे. बराबर. तो 139(6) कहती है इस बारे में कि बीओडीज अपॉइंट करेंगे 30 डेज में. वो नहीं कर पाए तो मेंबर्स के पास मैटर जाएगा. बट एमडी के हाथ में नहीं है कि वो डायरेक्टली किसी को एज ऑडिटर वहां पे अपॉइंट करते. अच्छा, जिस पर्सन का नाम भी आ रहा है रिकमेंडेशन में, आप लोग जानते हो वो भी बोर्ड के थ्रू ही आ रहा है पूरा या ऑडिट कमेटी के थ्रू आ रहा है. तो 139(6) ऑफ द कंपनीज एक्ट लेस डाउन दैट फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर ऑफ कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड. क्लियर बोल दिया गया कि ये अपॉइंटमेंट करने का काम बोर्ड के हाथ में है, जो 30 डेज के अंदर ये काम करने वाला है. विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ. एक मिनट इसको हटा देते हैं अपन, ये चीज यहां पे गलत है. 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी बिल्कुल बराबर है. तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी जो है, कंपनी की फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है. जी हाँ, मैं सब्सिक्वेंट पे चला गया था. फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो फर्स्ट ऑडिटर के लिए 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन करना चाहिए. इंस्टेंट केस के अंदर क्वेश्चन का डिटेल आपको दे दिया गया कि भाई वो लोग उसको अपॉइंट करना चाह रहे हैं. तो यहां पे ध्यान रखना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर शुड बी एडवाइज नॉट टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, क्योंकि ये काम अकेले एमडी का नहीं है. सर क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके एमडी को ये पावर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? ऐसा कहीं सेक्शन में नहीं लिखा है कि ये पावर डेलीगेट हो सकता है क्या. तो ये पावर डेलीगेट होने वाला नहीं है. बीओडीज ये काम करने वाले हैं, तो ये अपॉइंटमेंट कर भी दिया तो वैलिड होने वाला नहीं है. बराबर. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए. Young and Company, a chartered accountant firm and statutory auditor of Old Limited, is dissolved on 1st April 15 due to difference of opinion among the partner. ठीक है भाई, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है यंग एंड कंपनी और ये ऑडिटर है ओल्ड लिमिटेड के. थोड़ा सा क्वेश्चन को समझेंगे. कई सारे लोगों को क्या दिक्कत होती है, ये एंड कंपनी आते ही वो इसी को कंपनी समझ लेते हैं. याद रखिए कंपनी नहीं है, कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जरूर दिखेगा. ये जो एंड कंपनी देख रहे हो ये पार्टनरशिप फर्म की निशानी है. तो ये एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो ओल्ड लिमिटेड के अंदर एज अ ऑडिटर अपॉइंटेड है. अब ये फर्म डिसॉल्व हो जाती है 1st of April को, क्योंकि पार्टनर्स में आपस में किसी तरह का डिस्प्यूट है. अब चूंकि फर्म डिसॉल्व हो गई है तो बट ऑब्वियस है जो एज ऑडिटर उनका जो पोस्ट है वो वेकेट हो गया वहां से, है ना. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ओल्ड लिमिटेड इन इट्स मीटिंग, अब कंपनी जो ओल्ड लिमिटेड है वो अपनी मीटिंग के अंदर जो उन्होंने 6 दिन बाद ही बुला ली है, अनदर फर्म को अपॉइंट किया उन्होंने शार्प एंड कंपनी को एज देयर न्यू ऑडिटर फॉर 1 ईयर. क्या ये चलेगा क्या? तो एक बात तो तय है कि ये इट इज अ मैटर ऑफ कैजुअल वैकेंसी, और जहां पे कैजुअल वैकेंसी है वहां पे 139(8) लगता है. 139 सेक्शन क्लॉज हमारा 8 था और बिल्कुल हमको कोई दिक्कत नहीं है. 139 सबसेक्शन 8 लग गया. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में फिल एनी कैजुअल वैकेंसी, सेम वही लाइन लिखी है, कैजुअल वैकेंसी वाली लाइन है. और यहां कैजुअल वैकेंसी की कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ये जनरली क्यों होती है? डेथ है, रेजिग्नेशन है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन है, कोई डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो गया, जो पार्टनरशिप फर्म अपॉइंट थी हमारे यहाँ. तो यहां पे भी सेम वही कंसेप्ट है. फिर हमने कहा कि सर क्या यहाँ पे 3 months में शेयर होल्डर का मीटिंग बुला के अप्रूवल लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि रेजिग्नेशन नहीं है, समझ रहे हैं. तो इसीलिए नहीं, 30 डेज के अंदर वो लोग अपॉइंट कर देंगे. अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक की दिक्कत है, आप कह रहे हैं अगले 1 साल के लिए अपॉइंट करना है. 1 साल की जगह पे जो वर्ड लिखा जाएगा वो होगा कि नेक्स्ट एजीएम तक अपॉइंट करना है. आंसर देखते हैं अपन. In the instant case, the action of board of director in appointing Sharp and Company fill up casual vacancy due to dissolution of Young and Company is absolutely correct. सर अपॉइंटमेंट करना कहीं मना है ही नहीं, बिल्कुल करेक्ट है.
हाउएवर द बोर्ड आर नॉट करेक्ट इन गिविंग दैम अपॉइंटमेंट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। जैसा आपको मैंने कहा, हाँ अगली एजीएम तक अपॉइंट करना वैलिड रहेगा। यही इनको आंसर के अंदर लिखना भी चाहिए था, जो आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हैं। बराबर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है निक्सन लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ अजंता लिमिटेड whose 20% शेयर हैव बीन हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, निक्सन जो है वो अजंता की सब्सिडरी है और अजंता के 20% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, 25% यूपी गवर्नमेंट के पास में है। चलिए सर 45% हो गए, और 10% एमपी गवर्नमेंट के पास में, 55% अजंता लिमिटेड के 55% गवर्नमेंट के पास में। सो अजंता लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। समझ गए। और चूंकि निक्सन लिमिटेड अजंता की सब्सिडरी है और रूल कहता है सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज गवर्नमेंट कंपनी, तो अल्टीमेटली निक्सन और अजंता दोनों ही हमारे लिए गवर्नमेंट कंपनीज हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन में हुआ गया है, हम आपसे बोला है कि निक्सन लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर पी एज ऑडिटर फॉर द ईयर। सर चूंकि गवर्नमेंट कंपनी है ये भी, तो गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करने का काम जो है वो सीएनएजी के पास में रहेगा। ये अपने को ध्यान, वेदर फर्स्ट ऑडिटर भी होता या फॉर द ईयर सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है वो भी आप लोग जानते हो कमेंसमेंट से 180 डेज के अंदर सीएनएजी अपॉइंट करेगा। तो हमने क्या किया, आंसर देखो। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट कंपनी का छोटा सा डेफिनेशन आप सेक्शन 2 क्लॉज 45 यूज करके लिख सकते हो चाहो तो। बराबर। हालांकि इन्होंने भी यहां समझा दिया है, फिर ये भी लिख दिया ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ ऊपर पूरे वाले में तो आप देख सकते हो कि समझा दिया कि पार्टली 51% हेल्ड पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और ये सारे लोग होंगे। मेन लाइन यहाँ पे है हमारे पास में, जो क्या कहती है लाइन सी है, द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शेल बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड बाय द सीएनएजी। गिवन केस में अजंता लिमिटेड का इतना इतना परसेंट इसके पास में, इतना उसके पास में, आपको मैंने बता ही दिया, देयरफॉर इज अ गवर्नमेंट कंपनी। फिर आपको मैंने कहा कि निक्सन कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ अजंता लिमिटेड। सो निक्सन जो है वो खुद भी क्या हो जाएगी, एक गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, अपन ने बोल ही दिया। और इसीलिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सिर्फ सीएनएजी करेगा, इसलिए बोर्ड ने जो अपॉइंट करने की बात करी है वो इनवैलिड रहेगा। बराबर। पी को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ये ऑडिटरशिप को, कि गवर्नमेंट के पास में पावर्स रहेंगे, अपॉइंट करेंगे, सॉरी सीएनएजी के पास में रहेंगे, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाइट स्टार लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of August एंड मिस्टर टी हु इज अ रिलेटिव ऑफ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड एज ऑडिटर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर मीटिंग ऑन 4th of सितंबर के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया है। चलिए जी, तो हुआ क्या है, कंपनी 1 अगस्त को बनती है, टी जो चेयरमैन और एमडी का रिलेटिव है। तो क्या हम चेयरमैन एमडी के रिलेटिव को रोक रहे हैं क्या, एज अ फर्स्ट ऑडिटर? क्या कहते हो, वैसे तो सेक्शन 141 काम कर जाता है यहाँ पे। तो मतलब डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 141 के अंदर लिखी हुई है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। बोर्ड ने 4/9 को अपॉइंट किया है, 4/9 का मतलब 30 दिन का टाइमिंग निकल चुका है। तो हमने कहा सर आंसर क्या 141 पे लिखना है या क्या आंसर करना है, सर थोड़ा सा आइडिया दीजिए। तो यहां पे अपन देख सकते हैं क्या लिखा गया है आंसर में, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बाय द बोर्ड, apparently there are two issues arising out of situation. First one relate to appointment of first auditor by the board, and second number pertain to relation of such an auditor with the chairman of the company regarding the first issue relating to appointment of auditor particularly. तो ये इसलिए भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपको ध्यान रहे, हम में से हो सकता है ज्यादातर लोग इसको 141 जो है उसके अंदर जाकर के इसको आंसर कर दें कि सर डिस्क्वालिफिकेशन है कि नहीं, चेयरमैन का रिलेटिव या एमडी का रिलेटिव है तो सर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप यहां से समझें कि पहले तो हमने फर्स्ट ऑडिटर का पॉइंट समझा लिया कि भैया ऐसा है कि कंपनी का जब अपॉइंटमेंट हो जाए तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो 30 डेज के अंदर बीओडीज को कर देना चाहिए, नहीं तो फिर मेंबर्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेशन से 90 डेज में अपॉइंट करने वाले हैं। ठीक है, तो बीओडीज विद इन 30 डेज वाली पॉइंट हमारी आ गई बराबर कंपनी के रजिस्ट्रेशन से। एज पर द फैक्ट गिवन इन द केस द बोर्ड हैज फेल्ड टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, भाई 1 अगस्त को हो गया था और आपने 30 दिन में किए ही नहीं है, 4/9 को मैटर चला गया है। ठीक है, तो मैटर आपका काफी आगे चला गया, अकॉर्डिंगली बोर्ड तो फेल हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कहा था 90 डेज जो है वो जनरल मीटिंग बुला करके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला करके फिर शेयर होल्डर जो है वो करने वाले हैं। एक पॉइंट तो यहाँ आकर के अपना खत्म हो जाएगा।
अब सेकंड पॉइंट इन्होंने जो दिया है वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो सेकंड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। अब सबसे बढ़िया बात जो है वो आंसर में जो आगे लिखी गई है उस पर आइए। बढ़िया चीज लिखी है, दस द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर डी इज नॉट वैलिड। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट इशू है वो ही यहाँ पे आकर के सेट नहीं हो रहा है। 30 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट करना था, नहीं कर पाए, तो हमारा फर्स्ट जो मैटर है वो तो वैसे ही यहाँ आकर के खत्म हो गया है, उसकी तो हमको यहाँ पे जरूरत पड़ ही नहीं रही है, बराबर। तो इसका मतलब अपॉइंटमेंट जो है वो बिल्कुल इनवैलिड हो चुका है यहाँ पे। अब अगली दो लाइन्स जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो बहुत काम की है, और हम में से कई लोग क्या करते हैं सेकंड वाले का भी आंसर देते हैं, लेकिन क्या लिखा गया ऐसी क्या कहता है वो देखो। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द सेकंड इशू रेटिंग टू रिलेशनशिप ऑफ द ऑडिटर विद द चेयरमैन एंड एमडी बिकम्स रिडंडेंट। का मतलब बिल्कुल फालतू है, निरर्थक है, सेकंड पॉइंट पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि जब उसका अपॉइंटमेंट ही वैलिड नहीं है तो ये तो बात की बात है कि सेक्शन नंबर 139 पहले ही मना कर देता है, तो 141 आप क्वालिफिकेशन तक तो बाद में पहुंचोगे, बराबर। तो इसीलिए अगर यहां पे उसका फर्स्ट पॉइंट में अगर अपॉइंटमेंट वैलिड होता, बराबर, तो फिर अपन सेकंड पॉइंट के ऊपर आते, 141 को अपन यहां पे देखते, उसको चेक करते, फिर ये क्वेश्चन भी आपको यहां नजर नहीं आता, फिर इस क्वेश्चन को मैं सीधा 141 के क्वेश्चन के अंदर सेट करता, वहां के एरिया के अंदर मैं इसको इंक्लूड करता। तो इसीलिए ये बहुत खास क्वेश्चन बन जाएगा कि सेकंड पॉइंट का सर अगर सेकंड का मैं लिख भी दे, सर रिलेटिव जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता, या सर ऑफिसर और उसका रिलेटिव के पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है, सर हो सकता है, जो भी कुछ हमारा मैटर था यहां इस वक्त अपने को उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो यही चाह रहे हैं कि जब फर्स्ट पॉइंट ही आपका उसको इनवैलिड कर रहा है तो अगले पॉइंट को तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था, कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Mr. A was appointed auditor of AS Limited by board to fill casual vacancy that arose due to death of the auditor originally appointed in AGM। ठीक है, ए का अपॉइंटमेंट किया बोर्ड ने कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑडिटर था उसकी डेथ हो गई। सब्सिक्वेंटली ए ने भी रिजाइन कर दिया हेल्थ ग्राउंड के बेस पे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। नाउ बोर्ड फिल दिस कैजुअल वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग यू। ड्यूली पास बोर्ड रेजोल्यूशन, वो आपको अपॉइंट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं क्या। देखो, अगर सेक्शन की डीप लैंग्वेज में घुसा जाए तब तो बीओडीज को वही कैजुअल वैकेंसी फिल करने का राइट है जो जनरल मीटिंग में जो अपॉइंटेड होता है ना, जो ऑडिटर, उससे कोई अगर वैकेंसी हुई है तो। अब यहां जो फर्स्ट पहले पर्सन जिसकी डेथ हो गई थी उसको तो प्रॉपर तरीके से एजीएम में अपॉइंट किया था, वो पोस्ट वैकेंट हो गई तो इन्होंने भर दिया, ठीक है। अब जो पोस्ट खाली हुई है, सबसे बड़ी बात, उसको एजीएम ने या जनरल मीटिंग ने अपॉइंट नहीं किया था, इन्होंने ही किया था, तो क्या ये कर सकते हैं क्या। तो ऐसा पुराना जो कंपनीज एक्ट था ना, उसके अंदर तो ये जो आपका टॉपिक है चैप्टर जो है वो सीए फाइनल के अंदर कवर था, और इसी एक मुद्दे के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन भी बन जाते थे। अब थोड़ा सा इजी कर दिया गया है, और इसके हिसाब से क्या इसको कैजुअल वैकेंसी मान लिया जाए, बराबर। तो देखते हैं अपन आगे कि कैजुअल वैकेंसी मानना है, और अगर मानना है तो अपॉइंटमेंट के बाद में 3 मंथ्स के अंदर आप जानते हो अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार रेजिग्नेशन है। तो पहले 139 आपको यहाँ समझा दिया गया। हाउएवर इफ सच कैजुअल वैकेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ द रेजिग्नेशन, द सच अपॉइंटमेंट शेल ऑल्सो बी अप्रूव बाय द कंपनी एट अ जनरल मीटिंग, और क्लियर बोल दिया विद इन 3 मंथ्स वाली हमारी पुरानी लाइन थी, ये सब ठीक है। एंड ही शेल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। In present case, the auditor of A resign and the vacancy has been filled by the board, बराबर। But the vacancy caused by resignation cannot be filled by board itself, आप लोग जानते हो, and such appointment should also be approved by the company in general meeting. The fact that Mr. A was appointed by board originally is a matter irrelevant in this situation, बराबर। भाई बोर्ड ने अपॉइंट किया मिस्टर ए को और उसने रिजाइन कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इफ द कैजुअल वैकेंसी इज रेजिग्नेशन, उस मुद्दे के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है, देन द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट शेल विद द जनरल मीटिंग ओनली, एज सच द अपॉइंटमेंट मेड बाय बोर्ड इज इनवैलिड। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को। तो वो कह रहे हैं कि भाई जनरल मीटिंग से जो अपॉइंटेड होता है वो अगर रिजाइन करता है, देखो इसको ऐसे समझो, कंसेप्ट क्या है, जनरल मीटिंग से कोई बंदा अपॉइंट होता है और वो रिजाइन करता है, तो लॉ ये कहता है कि बोर्ड अपॉइंट करे और जनरल मीटिंग को बताए, तो 3 मंथ्स में उनकी अप्रूवल है, उनको पता होना चाहिए। अब बोर्ड अगर ये आर्ग्यू दे कि इस बार जिस बंदे को हटाया गया है और उसकी जगह पे जो नया बंदा आ रहा है, तो वो पर्सन जो हटा, जिसके हेल्थ ग्राउंड के ऊपर जिसने रेजिग्नेशन दिया, उसको हम ही ने तो अपॉइंट किया था, तो जब हम ही ने उसको अपॉइंट किया और वो रिजाइन कर रहा है तो हम ही दूसरा लाएंगे, इस बार हमको जनरल मीटिंग की परमिशन नहीं लेनी है, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा।
हर हाल में जहां रेजिग्नेशन हो रहा है ऑडिटर का क्लियर कट पॉइंट लिखा हुआ है, वहां पे आपको 3 मंथ्स में जनरल मीटिंग बुला करके उस पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये आप लोगों को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चंस है मेरे ख्याल से। प्रोविजन रिगार्डिंग रोटेशन ऑफ ऑडिटर अफेक्ट ओनली स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनी। मेरे ख्याल से सबको पता है ये कि ऑडिटर के 5 ईयर के बाद अगर इंडिविजुअल है तो 5 साल का जो कूलिंग पीरियड लेना है, और फर्म अगर है तो 5+5 के 2 टर्म के बाद जो 5 ईयर का कूलिंग लेना है, वो सारी कंपनीज के लिए नहीं है। स्पेसिफिक कंपनीज 139(2) में आपको देके रखी है, तो ये सबको याद होता है। ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए है सबसे पहले तो ये प्रोविजन, बराबर, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो, 10 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, बराबर। सेम उसी तरह से ऑल प्राइवेट कंपनीज के ऊपर हमारा ये प्रोविजन लगने वाला है, जिनका कैपिटल कितना हो, 50 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। आप लोग जानते हैं सारी प्राइवेट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के ऊपर। अच्छा, यहां सीधा सीधा सा हो गया, एज पर रूल्स for applicability of section 139(2), the class of company shall mean the following class of company excluding 1% company and small company। बाकी सारी कंपनीज को हमने यहाँ पे ले लिया, पब्लिक कंपनीज आ गई, ठीक है। अच्छा, लिस्टेड पे तो लग ही रहा है, ये चीज तो आप ध्यान रखिएगा, ये मैं यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि मेरे पढ़ने से आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ये अनलिस्टेड की बात हो रही है, लिस्टेड पे तो है ही नहीं। सारी लिस्टेड कंपनीज पे भी है, लिस्टेड के अलावा इन सारी कंपनीज पे भी ये प्रोविजन लगने वाला है। ऑल कंपनीज, इसमें सारी कंपनियां आ गई इस बार, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो बिलो हो थ्रेशोल्ड लिमिट से, जो ऊपर दी गई है, भले ही उससे कम जा रहा है, बराबर। भाई इतना कैपिटल है तब तो वैसे ही लग रहा है, बाई चांस इतना कैपिटल नहीं भी है, लेकिन उनका जो बोरोइंग्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से या डिपॉजिट से, वो अगर 50 करोड़ या इससे ज्यादा का जा रहा है तो भी उनको रोटेशन वाले प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। ये आप लोग यहां ध्यान में रखने वाले हैं, बराबर से। चलिए जी, अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नंबर 4 के ऊपर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, टाइमिंग चेक कर रहा था मैं कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है क्या, थोड़ा सा तो हो जाएगा, नहीं तो अपन सारे सेक्शंस कवर नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। ऑडिट कमेटी इज टू बी फॉर्म बाय ईच एंड एवरी कंपनी एंड द ऑडिटर हैज राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ सच ऑडिट कमेटी। क्या ऑडिट कमेटी हर कंपनी को चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं चाहिए। कुछ फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज को चाहिए, यहाँ पे भी लिस्टेड कंपनी भी है और कुछ अदर फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज भी हैं। सारी पब्लिक कंपनीज जिनका कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, बराबर, या वो पब्लिक कंपनियां जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा का हो, या फिर ऐसी सारी पब्लिक कंपनियां जिनका जो बोरोइंग्स है, डिपॉजिट्स है, वो सब मिला करके फिर एक्सीडिंग 50 करोड़ से ज्यादा अगर हो तो उनको अपने को ऑडिट कमेटी की जरूरत पड़ती है। और जहां तक सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा है कि क्या ऑडिटर वोट कर पाएगा, कि ऑडिट कमेटी की मीटिंग में नहीं कर पाएगा, तो उसके मेंबर्स होंगे वही वोट करेंगे, तो जरूर मीटिंग में जाएगा, उसकी बात को सुना जाएगा, लेकिन उसको वोट करने का राइट नहीं रहेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इन 2 पॉइंट में, क्योंकि दोनों जगह लिमिट्स हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो लिमिट्स हैं ये 139(2) में रोटेशन की है कि कहां ऑडिटर का रोटेशन होता है, और ये जो प्रोविजन है ये बात करता है कि किन कंपनीज में ऑडिट कमेटी होती है जो ऑडिटर के लिए रिकमेंडेशन देगी। बाकी इनके अलावा जो कंपनीज है उनमें बोर्ड ही रिकमेंडेशन करेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए जी, 139 यहां पे खत्म हो गया। 140 भी देख लेते हैं अपन, ताकि 2 सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो अगला सेक्शन वैसे भी अपना 141 काफी बड़ा सेक्शन आने वाला है। Why central government permission is required when the auditor are to be removed before expiry of their term, but the same is not needed when the auditor are changed after expiry of their term। ये इन्होंने एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया। हम लोग जानते हैं सेक्शन 140 में अगर आप ऑडिटर को टर्म से पहले रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो सीजी का परमिशन लेना पड़ेगा, बराबर। लेकिन अगर टेन्योर के बाद आप चेंज कर रहे हैं तो सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म before he has submitted his report is a serious matter or may adversely affect his independence। इस वजह से, क्योंकि आप लोग जानते हैं ऑडिटर का मेन काम ही इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट देना है, और रिपोर्ट से पहले उसको हटाना ये एक सीरियस मैटर हो जाएगा उसके इंडिपेंडेंस के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। फर्दर, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट द शेयर होल्डर मे रिमूव द ऑडिटर इन देयर ओन इंटरेस्ट, बराबर। Therefore, law has provided this safeguard to the central government may know the reason for such an action and if not satisfied may not accord approval। अगर satisfied नहीं है तो approval देगी भी नहीं।
ऑन द अदर हैंड अगर ऑडिटर अपना काम कंप्लीट कर लेता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देता है, फिर रीअपॉइंट नहीं होता है, तो यह मैटर उतना सीरियस नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आना पड़े, क्योंकि कंपनी के पास ऐसे पावर्स हैं कि भाई आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट वैसे भी उस बार की तो फाइनल हो चुकी है। तो इन द व्यू ऑफ अबाउट द परमिशन ऑफ सीजी इज रिक्वायर्ड when auditor is removed before expiry and the same is not needed when they are not reappointed after expiry of their term। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी ऑडिट में पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जगह लेनी है एक जगह नहीं लेनी है। तो एक्सपायरी से पहले हटाना इंडिपेंडेंस के लिए थोड़ा सीरियस मैटर है, एक्सपायरी के बाद हटाना, रीअपॉइंट नहीं करना, ये बिल्कुल डिफरेंट मैटर है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट वो फाइनल कर चुका है, तो अब ऑडिटर दूसरा अपॉइंट करे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। कमेंट करना है, एबीसी रिमूव्ड फर्स्ट ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ सीजी। देखिए सीधा आप जानते हो 1401 में जब आप किसी ऑडिटर को रिमूव कर रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना ही लेना पड़ेगा। आप लोग सब जानते हो, पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, वहां से 30 डेज में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन के लिए अप्लाई करना है, फिर परमिशन आ जाए तो 60 डेज में आपको क्या करना है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। ये लोग आप ये पूरा प्रोसीजर जो है वो आप लोग जरूर 1401 के अंदर पढ़ चुके हैं, बराबर, एकदम क्लियर कट मैटर है, ठीक है। अब यहां पे हमने कहीं ये नहीं बोला है कि ये पूरा जो प्रोविजन है जो ऑडिटर के रिमूवल का है वो फर्स्ट ऑडिटर के रिमूवल का है बिफोर एक्सपायरी या सब्सिक्वेंट ऑडिटर के रिमूवल का है बिफोर एक्सपायरी। तो आप लोग को ध्यान में रखना है ये सिर्फ रिमूवल का है, फिर वो चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो चाहे वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, दोनों के लिए हमारा सेम प्रोविजन जो है वो लगने वाला है। तो पूरा प्रोविजन लिखोगे और फिर फाइनल आंसर देखो, इन्होंने लिखा है in the instant case the first auditor was removed by the company before the expiry of term without obtaining approval of CG। आपने नहीं लिया है, it may be concluded that the action of company for removal of auditor before expiry of term is not justified। समझ रहे हैं? और आपको अगर हटाना है तो जो ऊपर प्रोसीजर आपको बताया गया उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो खास बात ये कि अक्सर ये क्वेश्चन आते ही दिमाग में आया कि यार इन्होंने क्वेश्चन में फर्स्ट ऑडिटर पे फोकस किया है, तो इसका मतलब कहीं कुछ कंफ्यूजन वाली बात है, क्या पता वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन वाला जो पॉइंट है वो सब्सिक्वेंट पे लग रहा हो। फर्स्ट ऑडिटर को कौन एक्सपायरी से पहले हटाएगा? ध्यान रखिएगा, चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर हो चाहे सब्सिक्वेंट हो, रिमूवल के प्रोविजन दोनों के ऊपर सेम टू सेम लगने वाले हैं, ये आप लोग ध्यान रखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर लिया। 2 सेक्शंस हमने लिए जिनमें भी आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा क्वेश्चन 139 वाले पे थे, तो कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बन जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। करना क्या है आप लोगों को, सिंपल एक बार इन दोनों सेक्शंस का रिवाइज करिएगा, उन सेक्शंस को जहां से भी आपने पढ़ाओ, जिधर से भी पढ़ाओ, ठीक है, आप बिल्कुल नोट्स उठाइएगा। इन दोनों सेक्शंस को, सिर्फ 2-2 सेक्शंस का टारगेट लेना, पहले इनको अच्छे से रिवाइज करना, फिर यहां से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन का वीडियो देख लेना, तो श्योर आपकी तैयारी इन दोनों सेक्शंस को लेकर के बढ़िया हो जाएगी। आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आईसीए जो है वो आपसे क्वारी करता है। ठीक है, चलिए, तो इतनी सी बात हो गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले कुछ सेक्शंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और खूब पढ़िएगा। अगेन गुड बाय, टेक केयर।